प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंध क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और आपको कक्षा 9 विषय गणित का सिलेबस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिएगा और कैसे आपको पढ़ना है, इस कैसे तैयारी करना है, इस पे हम आप आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखना है, ये जो पेपर होगा वो 70 नंबर में होगा और इसमें जो टॉपिक दिए हैं, पहला टॉपिक है संख्या पद्धति और जो इसमें ये 12 अंक में पूछी जाएगी। दूसरा जो टॉपिक है वो बीजगणित से आपको 22 नंबर से क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें से 4 नंबर के प्रश्न मिलेंगे और ज्यामिति से 16 नंबर के प्रश्न मिलेंगे और मेंसुरेशन से 12 नंबर के प्रश्न मिलेंगे और लास्ट में जो है सांख्यिकी, इससे आपको 4 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। टोटल नंबर हो जाएंगे 70। ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें तो आप पीछे क्लास से पढ़ करके आए हैं, जैसे बीजगणित में आप पढ़ के आए हैं, संख्या पद्धति भी पढ़ी है और मेंसुरेशन भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो कुछ चीजें आपके लिए नई हैं, जैसे यहां पर हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की, ये आपके लिए नया टॉपिक है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या कैसे आपको यहां पर करना है। तो संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है। ठीक है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले तो आपको वास्तविक संख्याएं पढ़नी है और पूर्णांकों की परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, आवर्ती और शांत संख्याएं ये है पढ़ना आपको, परिमेय संख्याएं क्या है और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं क्या है, इनके विषय में आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण आपको बताने हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 √3 का अस्तित्व और उनका संख्या रेखा पर जो है निरूपण कैसे किया जाएगा, ये आपको यहां पर पढ़ना है। फिर वास्तविक संख्या के यंत्र रूप की परिभाषा देनी है, आपको ये पढ़ना है। तो यह ऐसे कह दें कि ये जो 12 नंबर के प्रश्न हैं, इसमें आपको पूरी संख्या पद्धति पढ़नी है और ये बेटा आपके लिए एकदम नया टॉपिक है। ठीक है। अब अगला है, इसमें और भी चीजें हैं आपको पढ़ना। ये √x का अस्तित्व ज्यामिति व्याख्या के साथ में संख्या रेखा पर इसका निरूपण करना है, मतलब आपको √x की रेखा खींचनी, √5 √7 √10 इन सबकी रेखाएं खींचनी है और फिर आपको यहाँ पर 1/a + b √x तथा 1/√x + y की वास्तविक संख्याओं का परिमेयीकरण करना, मतलब संख्याओं का परिमेयीकरण आपको करना है। ठीक है। और फिर यहां पर यह भी बताया गया कि ये जो है a और b क्या है, पूर्णांक है। फिर आगे है पूर्ण घात वाले घातांकों के नियम आपको पढ़ने हैं और धन वास्तविक संख्या आधार वाले परिमेय घातांक की विशेष स्थितियों से ही सामान्य नियमों की जानकारी करनी है, यानी आपको पूरी संख्या पद्धति इसमें पढ़नी है। अब दूसरा जो टॉपिक है, दूसरी इकाई है बीजगणित। ठीक है। इसके विषय में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पीछे क्लास में। अब इसमें आपसे कहा गया कि ये बताइए कि बहुपद क्या है। बहुपद में एक चर वाले बहुपद की परिभाषा क्या है, उदाहरण उनके देना है। ठीक है। बहुपद के गुणांक क्या है, जैसे यहां पर हमें लिख दें x², इसके पहले 2 लिख दें तो इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया। बहुपद के पद कितने हो गए, एक पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया और शून्य बहुपद क्या है। ठीक है। और एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद के विषय में आपको पढ़ना है, यानी कि कहने का हमारा मतलब यहां पर है कि आपको ये जो है बहुपद के विषय में पढ़ना है कि एक पदी बहुपद क्या है, जैसे हम ये लिखते हैं तो एक पदी बहुपद हो गया।
ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं बहुपद के शून्यांक और उनके गुणनफल पढ़ना है, यानी कि बहुपद का गुणा कैसे किया जाएगा वो भी आपको पढ़ना है, और गुणनखंड प्रमेय का कथन और उनका सत्यापन पढ़ना है। ठीक है। और यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां ये बताया गया ए इज नॉट इक्वल टू 0 का गुणनखंड करना है, जहां पर ए कॉमा बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, और गुणनखंड प्रमेय द्वारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना है। ऐसे बोलने की बीज गणित में आपको बहुपद के विषय में पूरी जानकारी रखनी है कि बहुपद किसे कहते हैं, और एक पदी बहुपद कैसे कहेंगे, द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे, यहां तक शून्य बहुपद क्या होता है उसके विषय में आपको पढ़ना है। गुणनखंड इनके पढ़ने हैं, गुणनखंड के आधार पर जो है इनका ये त्रिघात बहुपद के गुणनखंड भी करने हैं। अब आइए अगला क्या इसमें पढ़ना है, ये आपके कुछ बीजगणित में संक्रियाएं हैं, ये फार्मूले आपने वैसे पढ़े होंगे, कुछ इसमें नए हैं और कुछ आपने पढ़े होंगे। तो देखिए ये यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस सर्व समीकरण को अप्लाई करना है, इनका सत्यापन करना है। ये फार्मूला भैया आपका जाना पहचाना है, पढ़ के भी आए होंगे। कैसे कि x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर बोलें प्लस वाई स्क्वायर बोलें और प्लस 2xy बोलें, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको भी आपको ये सर्व समीकरण को अप्लाई करना है। अब यहां पर माइनस की बात आएगी तो हम यहां पर माइनस लगा देंगे, x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, और इस पे ध्यान रखना बड़ा आसान सा है ये फार्मूला, एक्स स्क्वायर सर्व समीकरण वेरी वेरी इजी है, बस यहां माइनस लगाइएगा और पहले वाला ही उतार जाइएगा। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सर्व समीकरण बेहद इंपॉर्टेंट है, सवाल लगाने में बहुत ही मदद करेगी। इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो ये हो गया। फिर यहां पर देखिए लिखा हुआ है ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपका जो फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट बंद करके x लिखेंगे प्लस ए बी लिखेंगे। ठीक है, यहां से ये आपका एक ये भी सर्व समीकरण है, ये सर्व समीकरण क्या है, एक्स क्यूब, देखिए यहां पर एक्स क्यूब प्लस माइनस, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या बनता है, यहां पर आप लिखेंगे x प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान रखना है, इन केस यदि यहां प्लस है तो आप यहां पर माइनस लिख देंगे, कितना लिखेंगे, माइनस। अब यहां पर यह लिखा होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहां पर आएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस यहां पर क्या होगा, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्यों, यहां पर यदि प्लस है तो यहां पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा, यहां माइनस है तो यहां पर आपको प्लस लिखना पड़ेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक ये सर्व समीकरण लास्ट वाली और है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3yz एक्स वाई जेड, तो ये बनता है x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको इतनी सर्व समीकरणों के विषय में आपको बीजगणित में पढ़ना है। ठीक है, अब आगे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, जैसे कि हम यहां पर ये लिख दें कि x प्लस वाई बराबर 5, तो इसमें दो चर हो गए x और y, इनके विषय में पढ़ना है। अब आगे क्या है, दो रैखिक समीकरण की जानकारी हो गई। अब जैसे यहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0,
ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, चाहे ए एक्स प्लस बी वाई और बराबर माइनस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये रेखिक समीकरण पर आपको सवाल भी लगाने हैं। दो सिद्ध करना है कि दो चरवाहे रेखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, ये भी दिखाना है कि दो चरवाहे रेखिक समीकरण के हल अनंत हो सकते हैं और उनकी वास्तविक संख्याओं का क्रमिक युग्म लिखे जाने की परख, यानी कि इनके विषय में आपको ये रैखिक द्वि चरवारी रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ना है कि इनके कितने दो समीकरण दे रखी होंगी और पूछा जाएगा कि इसके कितने हल हैं कि इसके कितने हल हैं, और इनका निरूपण आपको संख्या रेखा पर करना है। वास्तविक संख्याओं के जीवन से संबंधित उदाहरण और समस्याएं करनी है, कि मतलब इससे सवाल इस पर आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सिंपल सा सवाल हो गया, जैसे आपसे कह दिया जाए दो कलम 4 किताब का मूल्य 25 रुपए है, तो दो कलम, जैसे कलम का मूल्य x मान लीजिएगा और 4 किताब का मूल्य y मान लीजिएगा एक, और बराबर बता रहे 25 ये हो गया है। तो हमने ऐसे इसको लिख लिया, यानी कि व्यवहारिक रूप में इनका क्या उपयोग है उसको बताना है। फिर जैसे कह दें कि 15 कलम और 3 किताबें का मूल्य है 75 रुपए, कुछ इस तरह से समीकरण बना ली। दो जो है कंडीशंस दे रखी कि दो कलम 4 किताबों का मूल्य 25 रुपए है, 15 कलम और 3 किताबों का मूल्य 75 रुपए है। तो आपको यह बताना है कि कलम का और किताब का अलग अलग, एक कलम और एक किताब का अलग अलग मूल्य कितना है वो आपको लगाना है। मतलब कहने का हमारा यहां है कि आपको इन दो समीकरण को हल करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर निर्देशांक ज्यामिति है। ये देखिए बेटा सबसे अलग है टॉपिक है, ये आपके लिए नया है और इसमें क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि जैसे ये हमने ऐसे लाइन खींची, तो ये जो हमारा पेपर है वो 4 भागों में डिवाइड हो गया, और इसको हम पहला भाग लिखेंगे, इसको दूसरा भाग लिखेंगे, इसको तीसरा भाग लिखेंगे, इसको चौथा भाग लिखेंगे, और इसको लिखते हैं एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। ये कहलाएगा मूल बिंदु, और मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब इसमें क्या करना है कि आपको ये 4 खंड हो गए, 4 इसके चतुर्थांश हो गए, इनमें आपको बताना है कि कोई यदि निर्देशांक है, यहां पर कोई बिंदु है तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जैसे इधर सब इस बिंदु पर आने के लिए सबसे पहले हमको एक्स अक्ष पे चलना पड़ेगा और फिर वाई अक्ष पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह दें कि ये दोनों मान एक्स और वाई के क्या होंगे, प्लस होंगे, यानी धनात्मक होंगे। और अब ये दूसरे में आते हैं, तो एक्स अक्ष पे चलेंगे, देखिए ध्यान रखना हर बार एक्स अक्ष पे ही चलेंगे पहले, फिर वाई अक्ष पे चलेंगे। तो एक्स अक्ष पे चलेंगे, ये देखिए मूल बिंदु से उल्टा आ रहे हैं, यानी ये जा रहे हैं आगे की तरफ, ये जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और फिर ऊपर जाएंगे तो होगा ये प्लस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो ऐसे बोलें कि दूसरे जो चतुर्थांश में बिंदु आएगा वो माइनस का होगा पहले और फिर होगा प्लस का। अब तीसरे में देखें, तीसरे में देखिए ऐसे आएंगे उल्टे और फिर नीचे हो जाएंगे, तो ये होगा माइनस और माइनस, ये हो गया। अब चौथे चतुर्थांश में देखें तो चौथे में पहले आगे जाएंगे फिर आएंगे नीचे, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा। कहने का हमारा मतलब ये था कि ये चतुर्थांश में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, पहले चतुर्थांश में जो दोनों मान होंगे, दोनों निर्देशांक होंगे वो प्लस प्लस होंगे, और दूसरे में पहला वाला माइनस होगा और दूसरा वाला प्लस होगा, तीसरे में दोनों माइनस होंगे और चौथे में पहला प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। इस तरह से इसका निर्धारण किया जाएगा। और यहां पर यह पूछा जाएगा कि कोई बिंदु यहां लिखा है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो एक्स अक्ष से देखिए दूरी ये हो जाएगी वाई बराबर, या वाई अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तो एक्स बराबर लिखा जाएगा। चलिए फिर ये सब देखना है। और फिर आपको यहां पर इसमें देखिए फिर अगला है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय लिखना है, और इनका इतिहास यूक्लिड का क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, अवगृहित और अवधारणाएं क्या है, और यूक्लिड की 5 अवधारणाएं क्या है ये भी आपको पढ़ना है। और
इनके बीच में रिलेशन क्या है ये दिखाना है, और फिर है दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, और फिर ये भी सिद्ध करना है कि दो भिन्न रेखाओं से में से एक से अधिक बिंदु पर उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। यानी मतलब ये कहने का यहाँ पर ये मोटा मोटा मतलब ये है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर, जैसे हम ये एक बिंदु यहां ले लें, ये और एक बिंदु यहां ले लें, इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा जा सकती है, तीसरी रेखा कोई जा नहीं सकती है। दूसरी जो बात यहां पर बताई है कि दो रेखाएं कोई हैं तो ये काटेंगे केवल एक ही बिंदु पर, ऐसा नहीं कि ये दो रेखाएं किस जो है एक से ज्यादा बिंदु पर इनको काटते हैं। ये सब आपको यहां पर इसमें पढ़ना है। अब अगला है रेखा और कोण के विषय में पढ़ना है। तो रेखा और कोण क्या है? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, और इसके क्या होता है, ये विपरीत भी इसके सत्य है। और जैसे ये बताया कि ये दो रेखाएं को ऐसे क्रॉस कर रही हैं, दूसरा नंबर ये बताया, ये दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इनके ये आमने सामने के कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इनको भी आपको सिद्ध करना है। तो ये कोण इधर से दोनों बराबर हो गए और ये दोनों कोण आपस में इधर से बराबर हो गए। अगला है दो समांतर दो रेखाएं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। यानी कहने का इनका मतलब था कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, ठीक, और एक ही रेखा के समांतर ऐसे हमने लिए लाइन खींच दी ऐसे ऐसे, तो ये लाइन इसके समांतर है तो ये वाली लाइन भी इसके समांतर होगी। यानी कैसे बोलेंगे कि तीनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर हो जाएंगी। ये भी आपको यहां पर सिद्ध करना है। फिर त्रिभुज के विषय में पढ़ना है। तो त्रिभुज में ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे त्रिभुज के विषय में आपको पता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो अब इसमें सर्वांगसम त्रिभुज के विषय में पढ़ना है। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या पढ़ना है? देखिए भैया, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर इन्होंने ये बताया कि कोई जैसे त्रिभुज ये दो बने हुए हैं, ऐसे मैंने त्रिभुज एक बना लिया, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज ये बना लिया। ठीक, अब इन्होंने कहा त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे हम इस भुजा को बोलते हैं, इसकी भुजा को इसकी भुजा को बोलते हैं, तो इसके बीच का कोण ये और इनके बीच का कोण ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के कोणों के और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हैं तो आपस में ये त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। नहीं कि इसको हम बोलेंगे, पहले वाले को साइड एंगल साइड, दूसरे वाले को बोलेंगे एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी कि दो त्रिभुज हैं और एक त्रिभुज के दो कोण, यानी जैसे इस कोण को बात करें, ये कोण की बात करें, और ये भुजा एक दूसरे के क्या हो दोनों, यानी ये कोण इधर से ये कोण इधर से बराबर, ये कोण इधर से बराबर, ये भुजा भी इधर से बराबर, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अब और देखिए क्या है, फिर तीसरा नंबर क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होने की, दो त्रिभुज हैं, एक ये वाला और एक ये त्रिभुज जैसा है, इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। ये सब आपको सिद्ध करना है। ये सब कंडीशंस हैं कि ये जैसे भुजा इधर से बराबर है और ये भुजा इधर से बराबर है और ये भुजा इधर से बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और इसको क्या बोलेंगे? साइड साइड एंगल। अगला क्या है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा एक दूसरे के कर्ण और एक भुजा के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। यानी इन्होंने बताया कि यदि दो समकोण त्रिभुज हैं और उनमें एक त्रिभुज का कर्ण
और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो बात वही हो गई, क्योंकि जैसे कोण तो यहाँ पर बराबर हो ही गया, 90-90 का हो गया। तो इन्होंने कहा कि दो समकोण त्रिभुज हैं और उनमें एक कर्ण दूसरे वाले के कर्ण त्रिभुज की बराबर हो और एक भुजा और दूसरी भुजा भी बराबर हो, तो वो जो ये समकोण त्रिभुज होंगे ये भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। फिर अगला है, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सब ये आपको पढ़ना है कि कोई त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, ऐसे ये त्रिभुज ले लिया और बताएं कि ये जो है दोनों लाइनें बराबर हैं, तो इसका मतलब इनके सामने के जो दोनों कोण होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि ए बी और ए सी बराबर होंगे तो कोण बी और कोण सी भी बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये तो बिल्कुल उल्टी बात बता दी इन्होंने। ठीक है, कि त्रिभुज में कोण समान है, तो हम जैसे ऐसे कर लेते हैं बेटा, ये मैंने कहा कि ये त्रिभुज कोई बनाया और कहा ये एक त्रिभुज ये है और ये एक त्रिभुज ये है और ये कोण बराबर है, ये वाला कोण ये आपस में बराबर है, तो इनके कि आमने सामने के कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती हैं। यदि इनकी जो है कोण बराबर है तो भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगला देखिए फिर क्या है, अब आता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या है, चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। कि जैसे ये मैंने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या हो गई भैया, देखिए ध्यान रखना, ये चीज हो गई कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज इन्होंने बना लिया, ऐसे भी हो गया। अब ये मिला लिया ये विकर्ण, तो ये विकर्ण क्या कर रहा है, ये विकर्ण इस चतुर्भुज को यानी समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग त्रिभुजों में डिवाइड करता है, ये पढ़ना है। फिर आगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये लाइन बराबर होगी और ये लाइन बराबर हो जाएगी। ठीक है, और किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, सम्मुख कोण ये वाले आपस में बराबर होते हैं। और विकर्ण क्या करता है, विकर्ण ये जो है इस कोण को क्या करता है, अर्धक करता है। ये सब आपको पढ़ना है। फिर आगे क्या है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो कोई ये है जैसे ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, ऐसे इन्होंने बनाया। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ऐसे इन्होंने कहा ये बता दीजिए, ऐसे इनको मिलाने रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या हो जाए, समांतर होता है। यानी कि ये जब रेखाखंड मिलाएंगे मध्य बिंदु को, तो ये तीनों लाइनें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब आइए अगला टॉपिक क्या है, अब वृत्त में पढ़ना है। तो वृत्त में क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो देखिए पहले तो ये जाने वृत्त हो गया, ऐसा सबको पता चल गया। अब ये है इसका केंद्र, केंद्र से यदि हम ऐसे इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। इसको ऐसे बढ़ा लें तो ये क्या कहलाएगा, व्यास। इसको हम भी व्यास कर लें, लेकिन यहाँ पर व्यास की बात नहीं करी है, यहाँ पर कहा गया जीवा। तो जीवा क्या होगी, तो वृत्त में परिसो के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। लेकिन ये जो केंद्र से होकर जाएगी तो वो जीवा फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, व्यास में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे समझें कि ये जो जीवा है सब, या बोले कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो मैंने यहां पर बोल दिया ये सीडी क्या हो गई, जीवा हो गई। अब इन्होंने बताया क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। जैसे एक जीवा ए बी हो गई, ये CD, और एक जीवा मैंने यहां पर मान लीजिए दूसरी बता दी P और Q। ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, ये दोनों जीवाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, और तो ये केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला इसमें क्या है, अगला ये पढ़ना है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब यहां पर ये कि ये वृत्त हो गया और ये केंद्र हो गया और ये हो गई जीवा, इससे इस पे लंब डाल रहा है, तो ये इसको क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है।
ठीक, फिर अगला है एक वृत्त की या बराबर जीवाएं केंद्र से जो समान दूरी पर होती हैं, तो जैसे ये वृत्त हो गया और इसमें कहा कि दो जीवाएं जो होती हैं मान लीजिए बराबर है, ऐसे ये वृत्त हो गया, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, तो ये दोनों जीवाएं केंद्र से क्या है, बराबर दूरी पर है, तो ये दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भी आपको सब सिद्ध करना है। बस आपको थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या चीज है, फिर क्लासेस में जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को आपको पढ़ाया जाएगा। फिर अगला है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित, ये सब देखिए प्रमेय है, पढ़ना है कि कैसे ये बताते हैं। यहां पर एक केंद्र हो गया, ये कहा एक कोई चाप है जो केंद्र पर अंतरित कोण है, ये है, तो इसी चाप के द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा ये वाला, इसका मान क्या हो जाएगा, इस कोण का आधा होगा। यदि ये x है तो ये होगा x/2। ठीक है, ये हो गया। अब आइए अगला, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको इसमें दिखाना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसमें अंतर के कोण एक ही ओर स्थित होते हैं, और यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित अन्य बिंदुओं के समान कोण अंतरित करते हैं, तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं या चक्री होते हैं। अब आगे देखिए क्या है, मेंसुरेशन में क्या है, मेंसुरेशन में आपको पहला ये नया एक फार्मूला पढ़ना है, हेरोन का सूत्र पढ़ना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको यहां पर एक सूत्र पढ़ना होगा, यह ठीक है। तो अभी बस इतना ही जानिएगा कि ये जैसे त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। क्या फार्मूला, सब आगे डिटेल में बात हो जाएगी। फिर है यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना होगा, अर्धगोला होगा, गोला होगा, लंबवृत्तीय बेलन है, शंकु है, सबके विषय में पढ़ना होगा। तो गोला क्या है, तो गोले का आयतन मैं यहां पर लिख देता हूं 4/3 πr³ पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। यदि बात करेंगे अर्धगोले की, तो अर्धगोले में क्या आएगा, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr³ ये हो जाएगा। अब तीसरा फार्मूला बताया लंबवृत्तीय शंकु, तो शंकु क्या है, शंकु तो ऐसी आकृति बनती है, शंकु जैसे आप बर्थडे में टोपी पहनते हैं वही शंकु हो जाती है। अब ये इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है πrl। अब यहां पर r क्या है, ये त्रिज्या है, सबको पता है, पाई तो कांस्टेंट है ही है, और यहां पर जो l क्या है, ये है तिरछी ऊंचाई, क्या है, तिरछी ऊंचाई। अब आयतन की बात करेंगे तो आयतन यहां पर बनता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो अब इसकी यदि पृष्ठ की बात करेंगे तो गोले का पृष्ठ होता है 4πr², और इसका पृष्ठ की बात करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गोला है, ये अर्धगोला है, बस कुछ नहीं करना है। अब फिर आपको लास्ट में क्या पढ़ना है, सांख्यिकी पढ़नी है। सांख्यिकी में आपको ये आंकड़ों के विषय में पढ़ना है, इनका ग्राफ बनाना है, समांतर माध्य निकालना है, मध्यिका निकालनी है, बहुलक निकालना है। ठीक है, इसके विषय में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आज देखिए हमने आपको ओरल थोड़ा सा बता दिया है कि क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बाद की बात होगी। ठीक है, और इसमें जो है आपको कितने कितने नंबर का कौन कौन सा टॉपिक है वो भी मैंने बता दिया है। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको शुरुआत से यहाँ पर विधिवत क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।